नमस्कार। 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इंडिया अलायंस को 293 सीट्स मिली हैं और इंडिया अलायंस को 234 सीट्स मिली हैं। अगर पार्टी वाइज आप पूछें तो बीजेपी को 240 सीट्स मिली हैं और कांग्रेस को 99 सीट्स मिली हैं। ये जो दो मेजर पार्टी है उनका बता रहा हूँ, बाकी और भी हैं जिसमें एक है तृणमूल कांग्रेस, बंगाल से 29 सीटें मिली हैं उसको। कांग्रेस के सपोर्टर्स बहुत खुश हो रहे हैं, कुछ लोग तो ये तक बोल दे रहे हैं कि सरकार बीजेपी हार चुकी है। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल डिस्कशन करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप कम से कम ग्रेजुएट हो लो। ग्रेजुएशन करने के बाद आप इन सब चीज़ों में डिस्कशन करो। ग्रेजुएशन तक आप नॉलेज गेन करो, सिर्फ सीखो, करंट अफेयर्स फॉलो करो, न्यूज़ फॉलो करो, पॉलिटिकल डिबेट्स देखो, ऑनलाइन देखो, इतनी सारी खबरें हैं, डिजिटलाइजेशन है। तो ग्रेजुएशन से पहले तक आप डिस्कशन में मत पड़ो, आपका नॉलेज गेन नहीं होगा, जो गेन हुआ है वो भी चला जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो कम से कम 1-2 साल आपको एक्टिवली पॉलिटिक्स को कवर करना चाहिए, एक्टिवली सारे पॉलिटिकल हैपनिंग्स को टच करना चाहिए और पढ़ना चाहिए उसके बारे में। तो आप डिस्कशन करें तो एक इंटेलेक्चुअल चीज़ निकल कर सामने आती है। लोग पटना से मेरे को कॉल कर रहे हैं कि बीजेपी हार गई, सरकार पलटने वाली है। भाई मतलब मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, भाई पहले ग्रेजुएशन आप कर लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर आओ आप डिस्कशन करने। क्योंकि बेवजह की डिस्कशन आप करोगे, आपका इमेज डाउन होगा। क्योंकि सबसे ज़रूरी और सबसे पावरफुल चीज़ है नॉलेज। नॉलेज आप 10% लेते हो और डिस्कशन में बोलते हो 50%, तो 40% ऑब्वियसली आप गलत बोलोगे या फिर किसी और का सुना हुआ बोलोगे। तो आप जो सुन रहे हो कम से कम उसको वेरीफाई कर लो, उसके बाद डिस्कशन में आओ। सामने वाला बंदा आपसे क्या बोल रहा है वो आप समझ भी नहीं पाओगे, फिर आप बात करने लग जाते हो बीजेपी हार रही है, सरकार पलटने वाली है। नीतीश कुमार बहुत चर्चा में रहे और चंद्रबाबू नायडू भी। नीतीश कुमार को 12 सीट्स मिली हैं बिहार से जेडीयू को, और वो एनडीए के अलायंस में ही है। इलेक्शन के पहले ही वो अलायंस में आ गए थे, इंडिया अलायंस छोड़ के एनडीए अलायंस में आए थे वो। और अभी भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो एनडीए अलायंस के साथ ही हैं। चंद्रबाबू नायडू कल से स्टेटमेंट दे रहे हैं वो एनडीए अलायंस के साथ ही हैं। और जो लोग भी बोल रहे हैं गेम हो जाएगा, सरकार पलट जाएगी, भाई थोड़ी सी तो मतलब इंटेलेक्चुअलिटी दिखाओ। आंध्र प्रदेश में अपोजिशन की वो है, पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की, तो जिस नाम पे वो मतलब लड़ रही है वो छोड़ के वो अपोजिशन के साथ मिल जाएगी। कैसी बात करते हो यार आप? राजनीति सिर्फ ऊपर से देखते हैं क्या आप? थोड़ी देखिए, समझिए। तेलुगु देशम पार्टी 16 सीट्स हैं, जेडीयू के पास 12 सीट्स हैं। दोनों में से कोई भी एनडीए अलायंस छोड़ के जाने वाला नहीं। लेकिन कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स जो है पढ़े लिखे गवार हैं, तो उनको लग रहा है कि कुछ तो बड़ा गेम होने वाला है। राहुल गांधी पीएम बनने वाले हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नीतीश कुमार पीएम बनने वाले हैं, कुछ लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को बोल रहे हैं पीएम बनने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी की तो 3 सीट आई है पंजाब में, जहाँ पे उनकी सरकार है अभी, वहां पे ही 3 सीट आई है। कांग्रेस की आई है बाकी सारी। ये हाल है आम आदमी पार्टी का। केजरीवाल तो अब निकलने नहीं वाले जेल से, उनके ऊपर तो और एक्स्ट्रा चार्जशीट फाइल हो रही। तो आप जब भी इस चीज पे डिस्कशन करते हो तो आपका एक इंटेलेक्चुअल साइड भी होना चाहिए और एक फैक्चुअल साइड भी होना चाहिए। पढ़े लिखे गवार जैसे बात नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, नीतीश कुमार क्यों जाएंगे इंडिया अलायंस में, जहां से वो इलेक्शन से जस्ट पहले वापिस आए हैं, बिहार में सरकार बनाए जब उन्होंने।
इंडिया अलायंस छोड़ के आया वो, और वो अभी चले भी जाएं तो भी इंडिया अलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार बनाने के लिए सिर्फ 272 सीट्स चाहिए। नीतीश कुमार के पास 12 सीट है। चंद्रबाबू नायडू छोड़ के नहीं जाने वाले। कल से ही वो बोल रहे हैं इंडिया अलायंस के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ है। कोई पॉलिटिशियन अगर 4 बार स्टेटमेंट ये दे चुका है तो वो नीतीश कुमार तो नहीं है जो 5वें बार में पलट जाएगा। तो कांग्रेस के सपोर्टर्स, मतलब आई एम सरप्राइज्ड on what basis they are thinking that India Alliance is going to form a government. This is a baseless topic and baseless discussion. NDA government is going to establish its majority, and Mr. Narendra Modi will take oath most probably on 7th or 8th. आप निश्चिंत रहें, मोदी जी 8 तारीख को या 7 तारीख को शपथ ले रहे हैं और मेजोरिटी के साथ ले रहे हैं। इंडिया अलायंस कहीं से भी स्ट्रगल नहीं कर रही है सरकार बनाने के लिए, और ये बात को आप ध्यान में रखें। बिहार में जब भी इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो एक इम्पोर्टेंट रोल होता है बिहार का और यूपी का। अयोध्या की बात करें तो वहाँ से बीजेपी हारी है। ये बिल्कुल एक नॉकबैक है बीजेपी के लिए, सेटबैक है। पूरे यूपी का देखें तो वहाँ से भी आप ये बोल सकते हैं कि बहुत कम सीटें आई, बहुत कम। फिर भी इतनी कम नहीं आई कि सरकार ना बना पाए। महाराष्ट्र में भी सीटें कम आई है बीजेपी की। तो आपको ये समझना चाहिए कि ऑपोजिशन में 10-12 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं नेशनल लेवल की, ये सारे मिल के इतने सीट्स ला रहे हैं जो 234 है। फिर भी बीजेपी के वर्स्ट कंडीशन में जो 240 सीट्स लाया है उसने, वो भी उनसे ज़्यादा है। तो एक अकेली पार्टी तो आप सारे पार्टियों से ज़्यादा ला रही है सीट। फिर आप किस बेसिस पे कहते हो कि दिस इज अ डेमोक्रेटिक चेंज? और एक बात, इलेक्शन से पहले जो लोग भी बोल रहे थे, ध्रुव राठी बेवकूफ़ इंसान, वो तो बोलता है डिक्टेटर ही है वो है, उसकी तो बात ही नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि उसके वीडियो सिर्फ 10th 12th के बच्चे देखते हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे देखते हैं, जिनको अपना कुछ दिमाग ही नहीं है। जब टाइम है आपका नॉलेज गेन करने का, तब आप नॉलेज थ्रो कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली नॉलेज नहीं होगा। आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं बन पाओगे, आप एक नॉलेजेबल पर्सन नहीं बन पाओगे, और आप हवा में ही लटके रह जाओगे। जैसे केजरीवाल अभी लटके हुए हैं, वैसे ही 3 सीट्स आई हैं उनकी। सोच सकते हो, मैंने एक पहले भी वीडियो डाला था जिसमें बोला था मैंने, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व मिटने वाला है, और वो मिटता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज, बीजेपी ने जो एक्सपेक्ट किया था, या फिर जिस चीज के लिए वो लोग इलेक्शन में आए थे, जो एजेंडा लेकर कि इतनी सीटें हमारी आएंगी, ये एक बीजेपी के लिए नॉकबैक है। मेरे हिसाब से ये जरूरी भी था, क्योंकि कोई भी पार्टी लगातार तीसरे बार अगर सिंगल मेजोरिटी से जीत रही है तो वो डोमिनेंट हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को 10% हो या 5% हो, खतरा तो होता है। और ये डिवाइन पावर का एक साइन है बीजेपी के लिए कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है आप देख रहे हैं रिजल्ट में, 300 भी क्रॉस नहीं की अलायंस में। पटना से लोग मेरे को बोल रहे हैं सरकार पलट गई, नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, चाचा पलट रहे हैं। भाई, कोएलिशन का स्पेलिंग तेरे को आता नहीं, कोएलिशन होता कैसे वो पता नहीं, सरकार कैसे फॉर्म होती है वो पता नहीं, क्या रूल्स रेगुलेशंस वो मालूम नहीं, ग्रेजुएशन आपने किया नहीं, पढ़ाई आपने किया नहीं, अभी भी नहीं करते हैं, और फिर आप बात करते हैं राजनीति की। तो मैं किस बेसिस पे आपकी बातों को
योग्य मानूं डिस्कशन के। आप पॉलिटिकल डिबेट के योग्य ही नहीं। और मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि सीखने के टाइम में सीखा कीजिए। अपने आप को जब आप ईगो में ले लेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। मैं अभी सीख रहा हूँ, बीजेपी को मैं अभी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जब ये रिजल्ट आया है तो मैं दूसरे पे हावी तो नहीं हो रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी को इससे सीखने की जरूरत है। और ये एक ठीक बात है कि बीजेपी को धक्का लगा है, सीखेगी, वो आगे और अच्छे से काम करेगी। दूसरी चीज, अयोध्या का नाम लेकर लोग बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, मीडिया पे एक्टिव हैं। अच्छी बात है, हार गई वहां से कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ी बात है? सरकार का काम है काम करना, जनता का काम है वोट देना। अगर जीत जाती तो ईवीएम हैक हो जाता। इंडिया अलायंस का तो यही काम है। अगर जीत गए अपोजिशन वाले तो ईवीएम हैक दे, नहीं जीते तो हाँ भाई ठीक है। और इस इलेक्शन से आप लोग ये समझिए कि डेमोक्रेसी अभी तक जिंदा है। एनडीए या फिर बीजेपी डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रही है। इस इलेक्शन का रिजल्ट इस बात का साक्षी है कि डेमोक्रेटिक है अभी तक इंडिया। उसके वजह से ही ये सेटबैक मिला है बीजेपी को। तो आप बेफिक्र रहिए, बीजेपी सरकार बना रही है, इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है, बहुमत के साथ आ रही है। और 8 तारीख को शपथ ले रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको मेरी आगामी शुभकामनाएं। बिहार से जो कुछ मुख्य नेता थे, जैसे कि पवन सिंह और मुन्ना शुक्ला, वैशाली से हार गए दोनों। मुन्ना शुक्ला तो वैसे भी बाहुबली है, मैं तो चाहता था कि वो हार जाए और वो हार गए। सिंपल सी आप बात बताइए कि जनता अभी मूर्ख नहीं। जनता मूर्ख नहीं है, और जनता ये समझ चुकी है कि वो जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे। आपका दबाव उनके ऊपर नहीं बन सकता है किसी भी तरीके से, ना मानसिक तरीके से और ना मीडिया और पीआर के थ्रू। ये चीज जनता ने इस इलेक्शन में दिखा दिया। मुन्ना शुक्ला हारे में बहुत अच्छी चीज है। बाहुबलियों के लिए राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यंग लीडर्स की कमी है हमारे पार्लियामेंट में, खासकर बिहार से। तो मेरा मानना है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको तो टिकट ही नहीं देना चाहिए। लेकिन पार्टियों के साथ भी मजबूरी होती है, क्रिमिनल्स को टिकट नहीं देंगे तो उनकी आधी पार्टी खत्म हो जाएगी। फिर कौन से सीट से लड़ेंगे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। आम आदमी तो पूरी पार्टी चोर है, कैसे लड़ेंगे वो? कांग्रेस को मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस को पिछली बार से ज्यादा सीट्स आई हैं इस बार। 47 सीट्स ज्यादा आई हैं इस बार। 2019 में 52 सीट्स आई थी उनको, इस बार आई हैं 99। 47 सीट्स ज्यादा आई हैं। और इसका क्रेडिट आप डायरेक्टली राहुल गांधी को दे सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो इलेक्शन कैंपेनिंग करने लायक है ही नहीं, कर भी नहीं पाते, वो पता नहीं जाते क्यों है रैली में। राहुल गांधी का इम्पैक्ट है, जिसके वजह से ये 99 सीट आई हैं। फिर भी अभी बहुत कम है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है, राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर है। और मैं अभी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ उनको कि अपोजिशन लीडर स्ट्रांग होंगे तभी रूलिंग पार्टी वाले अच्छे से काम करेंगे। बीजेपी के लिए दुख की बात है, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट 60 टू 62 सीट्स कम है इस बार, पिछली बार से, 2019 से। लेकिन लोग खुश हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीजेपी हार गई। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी हारी किससे? अपने ही टारगेट से हारी है। जो टारगेट था उसका, उससे हारी है वो। जितनी सीट्स उसकी पिछले बार आई थी उस सीट्स के नंबर से पीछे आई हैं, तो वो अपने आप से हारी है, ना कि कांग्रेस से
और टीएमसी से और इंडिया अलायंस से। ये चीज लोग समझते नहीं है। और मीडिया आजकल तो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो लोग कुछ भी बोलते हैं, अपलोड करते हैं। सीधा सीधा लोग बोल रहे हैं बीजेपी हार गई। अरे भाई, मीन्स थोड़ा तो सोच के बोला करो। खुद से हारने के बाद बीजेपी के पास 240 सीट्स और सारी पार्टियां मिला के 240 क्रॉस नहीं कर पाई। बीजेपी की जितनी सीट ही नहीं है सारी पार्टियों की मिला के इंडिया अलायंस में। तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो हार गए, और किस बेसिस पे कह रहे हो कि सरकार पलट जाएगी? अंधविश्वास का एक हद होता है। अंधभक्त तो बीजेपी वालों को लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है अंधभक्त ये लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं जो बीजेपी हार गई। लोकसभा इलेक्शन है, सिर्फ 272 सीट चाहिए। 240 तो बीजेपी की अपनी है। 32 सीट्स कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी 293 सीट्स हैं इंडिया अलायंस में। और शपथ लेने टाइम ये 300 के आसपास होंगी, 301 302 होंगी, या फिर 303। इतने सीट्स के साथ एनडीए गवर्नमेंट बना रही है। 8 तारीख को मोदी जी शपथ ले रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। पवन सिंह जब आसनसोल से लड़ने वाले थे, बीजेपी तो किसी को भी टिकट दे रही है, किसी को भी टिकट दे रही। पवन सिंह को क्यों दिया टिकट भाई? वो किस तरह से राजनीति में योगदान दे सकते हैं अपना? किसी भी तरीके से नहीं दे सकते। उनके लक्षण ही नहीं है वो कि वो योगदान दे पाए। आसनसोल से फिर उनका टिकट वापस हुआ, बिहार काराकाट से वो आए लड़ने। बहुत लहर है, बहुत लहर है, हार गए। मेरे को तो खुशी है कि वो हार गए। पवन सिंह जैसे लोग राजनीति में नहीं आने चाहिए। बहुत सारे कारण हैं इसके। सबसे पहला एजुकेशन, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा सेवा भाव। समाज सेवा का भाव जब आपके अंदर रहता है तो आप बिना राजनीति में आए भी आप काम कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग करते हैं, कर रहे हैं। और चौथा है ईमानदारी, ऑनेस्टी, ईगो ना होना, एक अच्छा इंसान होना। ये चारों चीजें नहीं है पवन सिंह में। तो ऐसे लोगों को तो राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। और मैं बीजेपी को बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अच्छे अच्छे लीडर्स को आप बढ़ावा दीजिए। अभी तो आपके पास अब फिर से 5 साल आ चुके हैं। नए नए लीडर्स को उठाइए, यंग ब्लड को चुनिए, नॉलेजेबल पर्सन्स को चुनिए। पवन सिंह जैसे लोगों को टिकट मत दीजिए, नहीं तो अगली बार 200 भी सीट आनी मुश्किल हो जाएगी आपकी। सीधी बात है। नमस्कार।